Morning to all. This is Jab Ram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about chapter number 5. This is a laws of motion. Lecture number 1. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1. आज हम देखेंगे जनरल डेफिनेशन इन लॉज ऑफ मोशन. तो सबसे पहले बच्चों आता है फोर्स. फोर्स हम सब जानते हैं फोर्स क्या होता है. अगर हम किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में, फोर्स की. देखो डेफिनेशन यहाँ पे, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज ऑफ मोशन. फोर्स वो चीज है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए. अगर दुनिया में कहीं पे भी मोशन हो रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स. फोर्स की वजह से ही बॉडी क्या करती है, मोशन करती है. इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्स. एक होता है डिस्टेंस फोर्स, दूसरा होता है कॉन्टेक्ट फोर्स. डिस्टेंस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं. अगर कोई भी दो बॉडी विदाउट कॉन्टेक्ट आपस में फोर्स लगाएगा ये एक दूसरे पे. मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है. ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है और ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है. ठीक है, तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है. ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंट फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस कौन कौन से होंगे, डिस्टेंट फोर्सेस. देखो बच्चों, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है. मान लो इसको फर्स्ट बॉडी, इसको सेकंड बॉडी. अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. अब ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है और इस बॉडी पे कौन फोर्स लगाएगा, वन. और फर्स्ट पे कौन फोर्स लगाएगा, सेकंड. तो यहाँ पे जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. व्हेन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टेक्ट. अगर कोई भी बॉडी है, दो या दो से ज्यादा कोई भी बॉडी है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है बट उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, वो कौन से फोर्सेस कहलाते हैं, हमारे डिस्टेंट फोर्सेस. जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो हम किसमें पढ़ेंगे, 12th क्लास है. नेक्स्ट देखो कॉन्टेक्ट फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू और मोर बॉडीज विच रिक्वायर अ फिजिकल कॉन्टेक्ट. अगर कोई भी दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है तो कौन से फोर्सेस कहलाएंगे बच्चों, कॉन्टेक्ट फोर्स है. जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स हो गया. फ्रिक्शन के लिए भी हमें कम से कम दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, दो और दो से ज्यादा बॉडी भी हो सकती है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है. टेक अ स्क्रीनशॉट. देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना जरूरी है. तो पहले डेफिनेशन देखो. इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. ये क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. अगर कोई ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, ठीक, और सेकंड ब्लॉक है जिसका मास है मान लो 100 kg. अभी दोनों किस पे है, रेस्ट पर है. ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है. अगर मान लो 5 kg के ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूं तो आसानी से पुश कर सकता हूं 5 kg के ब्लॉक को. बट अगर मान लो मैं 100 kg के ब्लॉक को पुश करूंगा तो इसमें हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये कम फोर्स में ही मोशन कर जाएगा और इसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये इसे रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा फोर्स की. तो जो इनर्शिया है वो अलग अलग बॉडी का अलग अलग इनर्शिया होता है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास. अगर हम इनर्शिया और मास के रिलेशन की बात करें तो इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर. अगर हेवी बॉडी होगी तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. अगर अब यहाँ पे देखो ये 5 kg है, यहाँ पे देखो 100 kg है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा हुआ, 100 kg का, क्योंकि इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इससे ज्यादा है. ये क्या कहलाता है, हमारा इनर्शिया. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. ये तो रेस्ट का एग्जांपल हुआ. मान लो ये बॉडी है
5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है, बाद में भी कुछ टाइम बाद भी क्या है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से या स्पीड से मोशन कर रहा था। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऑब्जेक्ट किसमें होता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये बॉडी क्या कर रही है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, जहां तक इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये इस बॉडी की क्या हुई इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो इनमें से क्या है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन मोशन, जो किसको अपोज करती है मोशन को। ये खुद की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है, हमारा खुद का भी इनर्शिया होता है कि हम पे जितना फोर्स लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम या तो चल पाएंगे या दौड़ पाएंगे, जो भी होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया के टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत आसान है बच्चों ये। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जहां तक उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगी जहां तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये समझ में आया बच्चों। देन टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों नेक्स्ट है मोमेंटम, इसका सिंबल होता है P। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, जैसे मान लो कोई ट्रेन चल रही है या कोई बस चल रही है, तो उसके अंदर जो मोशन की क्वांटिटी है वही क्या कहलाती है हमारी मोमेंटम। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल क्या है P है, ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। और जनरल डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है या खुद हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो मोशन की क्वांटिटी है वही क्या कहलाती है मोमेंटम। जैसे मान लो हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो हम धीरे से भी थप्पड़ मार सकते हैं, ठीक है, और जोर से भी मार सकते हैं थप्पड़, तो वो क्या है मोमेंटम है। तो अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो थप्पड़ भी जोर से लगेगा। मान लो हम किसी को गुस्सा मार रहे हैं, धीरे से गुस्सा मारो कुछ नहीं होगा, जोर से गुस्सा मारोगे मतलब मोमेंटम तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा चोट देनी है तो ज्यादा मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। देखो यहाँ पे क्या है मास, तो हमारे हाथ का क्या मास है और वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा ज्यादा। अगर ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दीवार पे फेंकता हूँ, ठीक है, या कोई बॉल है जिसको मैं दीवार पे फेंक रहा हूँ, तो मान लो अगर मैंने बॉल को धीरे से फेंका तो बॉल दीवार से लग के वहीं गिर जाएगी। अगर मान लो मैं जोर से फेंकता हूं तो वापस मेरे हाथ में भी आ सकती है या पीछे भी जा सकती है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंक रहे हैं उसका मास तो कांस्टेंट है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा मोमेंटम वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा ज्यादा। और सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है मोमेंटम पे। अगर मान लो कोई बस चल रही हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चल रही हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी या टोटल क्वांटिटी कंटेंट इन अ बॉडी। किसकी क्वांटिटी, मोशन की। ठीक, ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट काउंट ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इट काउंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब हम हर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो है ही। मैग्नीट्यूड क्या है, उसका जो मास इंटू वेलोसिटी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो मैग्नीट्यूड। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो वह किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या काउंट हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मास क्या है, केजी है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो मास को किसमें मेजर करते हैं हम, ग्राम में, और वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, डायमेंशन
तो डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अपने यूनिट एंड डायमेंशन में। ये मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो मास हम किसमें मेजर करते हैं, मास में। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L/T, ठीक है। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इसकी पावर कितनी है 1, L की पावर भी कितनी है 1, और T ऊपर जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। तो मास की जगह मास और वेलोसिटी L/T हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला है हमें मोमेंटम का, m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -1। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, जो हमारा चैप्टर का नाम था लॉज ऑफ मोशन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे और इसमें कोई खास बात नहीं, तुम्हें पता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यही क्या है, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहले समझ लो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा है। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और when a body is in motion will keep in motion unless an external force applied on it। अगर कोई बॉडी, ये बॉडी है, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। मान लो ये बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होने वाली है। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वही मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन में हमने यही देखा है कि अगर ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जहां तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये रिलेटेड है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया हमसे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और जो डायरेक्शन दी गई है उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, फोर्स। मींस क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ। इफ डेल्टा टी टेंड टू 0 मींस जो चेंज इन टाइम है वो 0 के बराबर हो जाए। 0 ना हो के मतलब क्या हो गया है, वो बहुत कम हो गया है। तो इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, dp/dt। देखो बच्चों, डेल्टा पी किसके लिए है, लार्ज क्वांटिटी के लिए, और dp किसके लिए है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए। ऐसे हम डिफरेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, उसको मान लो k, तो क्या हो जाएगा, dp/dt। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है मोमेंटम, अब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो f हो जाएगा k, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और p की जगह हम रख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और ये हो जाएगा डेल्टा t। यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम v को बाहर लेते हैं तो यहाँ होगा k, चलो पहले m को बाहर लो, हो जाएगा dv/dt, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन देखो बच्चों, dv/dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, k/n/a। तो यहाँ से हमें फोर्स क्या मिला है, ये कांस्टेंट है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कहां से मिला है हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर न्यूमेरिकल दिया गया हो हमें तो इससे भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से इस इक्वेशन को वापस उठाओ, सॉरी इसको उठाओ, इस इक्वेशन को वापस देखो, क्या है 4। तो यहाँ से अब हमने क्या ले लिया है, पहले हमने क्या लिया था, मास लिया था, अब ले लो तुम वेलोसिटी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, kVdm/dt। इससे भी हमें नीट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये फॉर्मूला जो बनेगा उससे भी हमें नीट में क्वेश्चन मिल सकते हैं। जब हमें दे रखा हो कि मास पर यूनिट टाइम, मान लो किसी भी वाटर टैंक से वाटर बाहर निकाल रहा हो, तो मान लो वाटर निकल रहा हो तो उसका मास वो पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना पानी लीक कर रहा है, या कोई गैस लीक कर रही हो, कोई हमने मिसाइल छोड़ दी हो तो उसमें से गैस लीकेज कर रही हो,
तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, और जनरल जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे देखो बच्चों, हम उस चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट में है, मीन्स उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू जीरो, और फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मास पे कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो यहां से देखो बच्चों, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये t इधर आएगा तो v माइनस यू क्या हो गया है, जीरो। मीन फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से हमें क्या मिला है, अगर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है, इसलिए v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो v किसके बराबर हुआ, u के बराबर। मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वही क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया न्यूटन सेकंड लॉ। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों एग्जांपल, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 29 न्यूटन। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर 25 न्यूटन। किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 25 न्यूटन। इन एन एक्सरे मशीन, किसके अंदर है ये, एक्सरे मशीन के अंदर। देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने इतने फोर्स की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा है, 10 टू द पावर माइनस 25 न्यूटन, उसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो इसकी डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 0.2 मीटर। ये किसके अंदर हो रहा है बच्चों, एक्सरे मशीन के अंदर। तो इतने फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0.2 मीटर। तो हमसे पूछा है कि ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स से हुआ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने पर, मतलब 0.2 मीटर कवर करने पे कितना टाइम लगा है। टेक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमें मास भी दिया है इलेक्ट्रॉन का, कितना है, 10 टू द पावर माइनस 30 kg। तो हमें फोर्स गिवन है 10 टू द पावर माइनस 25 न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 0.2 मीटर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 10 टू द पावर माइनस 30 kg। ठीक, तो सबसे पहले जो फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है बच्चों, ठीक। तो F इक्वल टू कितना है, ma। तो यहां से A कितना हो जाएगा, F बाय A। अब हमें यहाँ पे देखो फोर्स गिवन है कितना है, 10 टू द पावर माइनस 25, ठीक है, न्यूटन। यहाँ पे देखो मास कितना है, 10 टू द पावर माइनस 30 kg। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ऊपर कितना है, 10 टू द पावर माइनस 25, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो हमें एक्सीलरेशन कितना मिला है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिला है हमें, एक्सीलरेशन। ठीक, अब हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 0.2। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी कितनी थी, जब फोर्स नहीं लगा था, 0। अगर ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है बच्चों, जब एक फोर्स नहीं लगा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, कितना है, 10 टू द पावर 5। टाइम तो हमारा क्वेश्चन ही है, टाइम तो हमें निकालना ही है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। इसको सोल्व करेंगे, यहां से देखो, इसको उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, 0.4, 0.2 इंटू 2, 0.4 इक्वल टू
10⁵ तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, 0.4 इंटू 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा t। तो t स्क्वायर इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻�5। तो इसे सोल्व करने से हमें कितना मिला, t इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। एक बार फिर एक्सप्लेन कर लो, इलेक्ट्रॉन था जिस पे हमने फोर्स लगाया है 10⁻25 मीटर, उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0.2 मीटर, और हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है 10⁻30 kg। तो ये डाटा गिवन है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन निकाल लिया, क्योंकि हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है। एक्सीलरेशन निकाल लिया, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज किया मैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पूरी टर्म 0, तो हाफ a की वैल्यू 10⁵ और t यहाँ से हमें कितना मिला फिर 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।